नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी किसानों ट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं और मिलने वाले हैं एक ऐसे किसान मिस्टर गिरजाशंकर मौर्य जी से, जो एक जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का मिश्रण और एक कह सकते हैं मिश्रित खेती का बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होने वाला है उनसे मिलने के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्तों कि आजकल की खेती जो है खेत के आधारित ना होके बाज़ार के आधारित ज़्यादा हो चुकी है। जैसा कि हमारी पारंपरिक खेती को हम लोग भूल के मैक्सिमम उत्पादन और खेत की मिट्टी को ना समझते हुए फसलों को लगाते जाना, कंटिन्यूअस इस तरीके से फसल लेना, वो एक हमारे चलन में आ चुका है। और इसी बीच में हमारे साथ हैं ऐसे किसान जिनसे जानेंगे कि उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे की, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रहे हैं अपने प्राकृतिक खेती से, और इतनी सारी सब्जियां, फलें और दालों का उत्पादन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने दिसंबर 2017 से की। अक्सर में हुआ क्या कि जब मैंने शुरुआत की उससे पहले बहुत सारी स्थितियों को देखते हुए मेरा मलिहाबाद में एक गौशाला पड़ती है, श्री गोपेश्वर गौशाला, वहाँ पर मैं था। वहाँ से मैं दिन प्रतिदिन ये देखता था कि बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गायों से जुड़े हुए थे। तो उसमें एक मुद्दा आया कि आखिर ये समस्याएं हो क्यों रही। तो उसी समय कुछ ऐसी स्थिति बनी कि श्रीमान सुभाष पालेकर जी लखनऊ में एक शिविर कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ सीखा। सीखने के बाद में मैं आया तो मैंने विचार किया कि जितनी भी समस्याएं शरीर में हो रही हैं, उन सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं मूल कारण ये पेस्टिसाइड और जो यूरिया डीएपी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं से है। तो घर में मैंने किसी को ना बता करके मैंने धीरे धीरे शुरुआत किया। मेरे पास कोई गाय नहीं थी। मैं एक गाय ऐसे ही छुट्टा जो घूम रही थी, मैं उसको पकड़ के लाया और उसको बांधा। उसका गौमूत्र कलेक्शन शुरू किया, गोबर इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद जो पालेकर जी ने सिखाया था, जीवामृत, घन जीवामृत, दसपनडी, गोकृपामृतम, इन सब चीज़ों को बनाना शुरू किया। और आज लगभग 3.5 वर्ष मुझे गुजर गया है और मैं लगभग इस खेती से संतुष्ट हूँ कि एक खेती में केवल एक फसल, जैसे गेहूं कोई कर रहा है तो उसमें गेहूं ही वो छिटका विधि से ले रहा है, तो उसके साथ में जो हमारी लागतें हैं वो मूलतः सारी लागतें जितनी लग रही हैं उस हमको गेहूं पर ही निकालना है। ऐसी स्थिति बनी। तो जब जो मैंने सीखा था तो उसमें जब मैंने अपने में प्रयास करना शुरू किया तो उस प्रयास में आया कि गेहूं के साथ में जो अन्य फसलें हैं, जो सह फसल के रूप में चना है, मेथी है, सरसों है या मटर है, या इन फसलों को अगर हम गेहूं के साथ में ले रहे हैं, नाली विधि से कर रहे हैं, तो जो मूल हमारी फसल है उस फसल की जितनी लागत है वो हम अन्य फसलों से निकाल करके उसकी आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। ऐसा मुझे समझ में आया और वो आज मैं उस पर कर रहा हूँ और उसका मुझे लाभ भी है। देखिए भाई साहब, मैं जो खेती कर रहा हूँ उसमें पूरा जो सिखाया गया है हमको वो पूरा सह फसल बताया गया है। तो सह फसल में इस समय जो मैंने शुरुआत किया तो पहले मैंने गेहूँ शुरुआत किया। गेहूँ के बाद में अन्य फसलें भी मैंने चुना। लेकिन गेहूँ में क्या हुआ, हमारी जो ज़मीन की यहाँ पर क्वालिटी है उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग गेहूं पर मैं उतना सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, उसमें भी मैं नुकसान पे नहीं गया, मेरा प्रॉफिट रहा। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने सोचा, विचार किया। तो उसमें एक मल्टी लेयर फार्मिंग में एक खेती हमने विचार किया सब्जियों के साथ में और हम क्या ले सकते हैं। तो इस समय जो मैंने फरवरी में बुआई किया अपने खेत में, मैंने पूरे आधे खेत में धनिया और आधे खेत में उड़द मैंने पूरे खेत में छिड़क दिया। छिड़कने के पश्चात उसमें नाली विधि से, जैसे आलू बोई जाती है उसी विधि से हमने लाइन बना करके, रस्सी से लाइन बना करके उसमें हमने पूरा हल्दी बो दिया। हल्दी बोने के बाद में हुआ क्या, 2 महीने के अंदर उड़द और धनिया मैंने काट लिया। क्योंकि मैंने इसी पर्पज़ से बोया था कि जब तक हमारी हल्दी निकलेगी तब तक हमारी धनिया और उड़द की फसल हमको मिल जाएगी। काटने के उपरांत तब तक हमारी हल्दी धीरे धीरे ऊपर निकलना शुरू हो गई। हल्दी निकलना शुरू हो गई, उसके बीच में हमने नाली छोड़ दी थी। तो उस नाली में हमने परवल और कुंदरू 2 चीज़ों की बेल साथ में लगा दिया। लगाने के बाद में वो बेल धीरे धीरे तैयार हुई। तैयार होने के बाद उसको हम ऊपर जाल बना दिए, जाल के ऊपर ले गए और बीच में हमारी हल्दी ऊपर आ गई। आने के बाद में फिर हमने उसको जो है पूरा बेड बनाने का पूरा विचार किया कि आगे उस पर हम नाली बनाएंगे। लेकिन
उसी के बाद में फिर एक विचार आया कि और इसमें हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि पहला साल हमारा था परवल और कुंदरू का, तो बेल उतना पूरा सक्सेस नहीं हो पाएगी क्योंकि पहले साल उतना बढ़वार नहीं होती है। तो मैंने विचार किया कुछ और लिया जा सकता है, तो उसमें हमने कुछ लौकी के पौधे, कुछ करेला के पौधे, कुछ तरोई के पौधे उसमें हमने बीच में बो दिए, जो कि उसकी फसल हमने लिया। और मूलतः उसका कारण क्या था हमारा ये सह फसल करने का? उसका मूलतः कारण यह था कि जो सह फसल में हम हल्दी से शुरुआत कर रहे थे, उस हल्दी की मूल फसल हमको निकाल कर जो अन्य फसलें परवल, कुंदरू, तरोई, लौकी, करेला या उसके बीच में जो और हमारे फल के पौधे हैं जैसे अमरूद है, नींबू है, इन सब पौधों से हमारी जो लागत है पूरे खेत की वो निकलने के बाद जो हमारी हल्दी बचे वो प्रॉफिट में जाए, ऐसा मेरा सोचना था। और जबकि मैंने उसको किया और लगभग मैं पूर्णतः उस पर सक्सेस हूँ और अच्छा उत्पादन भी है और अच्छी फसल भी हमारी तैयार हैं। कुंदरू भी, परवल भी, तरोई भी, लौकी भी, कुंदरू जो भी उसमें करेला है, वो सारी चीज़ें मैं बाहर बेच रहा हूँ और अच्छे से लोग उसको खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी लगभग बहुत अच्छी है। देखिए भाई साहब, जो सब्जियां मैं उत्पादन कर रहा हूं, उन सब्जियों को ज़्यादातर मेरा लखनऊ में ही संपर्क है लोगों से, जिसमें मैं उनको सेल कर रहा हूं, एज ए डिलीवरी भी दे रहा हूं, उनके होम डिलीवरी भी हो जाती हैं, कुछ शॉप्स भी खुली हुई हैं, उन शॉप भी मैं पहुंचा देता हूं। हुआ क्या, अभी लोक भारती एक संस्था है जिसके माध्यम से एक किसान बाज़ार गोमती नगर में खोला गया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ दिन अपनी प्राकृतिक दुकान लगाई थी और वहाँ पर जो लोग आए गोमती नगर, इंदिरा नगर, उस एरिया के, तो वो लोग धीरे धीरे संपर्क बना और जुड़ाव हुआ और धीरे धीरे उनसे संपर्क बना, तो वो फ़ोन करके मैसेज के माध्यम से मंगाना शुरू कर दिया। आज मैं उन सभी लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ और लगभग 90% हमारा जो सामान है वो सब उन्हीं लोगों में खपत हो जाता है और रेट जो है वो भी हमको बाज़ार से कुछ अच्छा ही मिलता है। देखिए भाई साहब, जो खेती हम करते हैं, एक तो हमारे यहाँ की दोनों चीज़ें हैं। एक तो हमारे यहाँ की मिट्टी वैसे भी दोमट मिट्टी में आती है, तो एक मिट्टी अच्छी है। दूसरी बात यह है कि कहीं की भी कोई भी मिट्टी हो उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है कि इसमें ज़्यादा हमको कुछ माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम शुरुआत करेंगे तो गाय का जो गोबर है, गोमूत्र है, उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया, वो फंगस, वो जितनी भी चीज़ों की हमको, केचुआ, जितनी चीज़ों की आवश्यकता हो वो सब उसमें तैयार हो जाते हैं। लिहाजा हम जो भी खेती करेंगे उस खेती में वो सक्सेस होगा, बशर्ते ये है कि हमारे पास देसी गाय होना बहुत ज़रूरी है, उसी पर सब निर्भर है, उससे हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि मिट्टी तैयार कैसे करना है। तो शुरू में क्या करते हैं, एक जीवामृत, घन जीवामृत गोबर, गाय के गोबर से हम लोग उसका गोबर इकट्ठा करते हैं, उसमें एक जीवामृत बनाते हैं, गोमूत्र कलेक्शन करते हैं, तो जीवामृत को खेत में हम फेंकते हैं और घन जीवामृत भी हम लोग तैयार करते हैं। तो घन जीवामृत जो तैयार करते हैं उसको तैयार करने के बाद खेत में जुताई के समय डाल देते हैं और उसके बाद अपनी फसल को हम उसमें लगा देते हैं और उसके बाद समय समय पे 15 दिन में हम जीवामृत नाली बेदी से या बेड के माध्यम से या ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नाली और बेड का बहुत महत्व है। उस पर हम करेंगे तो हर 15 दिन में अगर जीवामृत देते रहेंगे तो खेत हमारा अच्छा होगा, फसल हमारी अच्छी होगी। ये मेरा अपना सोचना है और 2 साल के बाद जो मैंने लाभ लिया है वो ये है कि हमारी फसलें अच्छा होना, उत्पादन अच्छा होना शुरू हो गया है। अब देखिए, जो खेती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक छोटे और मध्यम किसान में ही गिना जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है और मैं वैसे भी एक छोटे परिवार से रहा हूं। लेकिन एक मेरा मानना ये था कि लोग इतने दिनों से खेती कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं भी एक युवा होकर के मैंने इस खेती को चुना, क्योंकि कार्य तो बहुत सारे किए, लेकिन ये एक ऐसा लगा कि ये हमारा पारंपरिक खेती है, ये हमारे पूर्वजों की खेती है, तो इसको मुझे संभालना चाहिए। कोई भी आदमी सह फसल के रूप में मध्यम वर्ग का अगर शुरुआत करता है 1 एकड़ में, तो लगभग 2 से 3 लाख के बीच वो साल की एक आय निकाल सकता है, सारे खर्चे निकालकर। उसमें क्या है कि जब हम समय समय से गोबर और गौमूत्र दोनों को मिला करके जीवामृत, घन जीवामृत देते रहेंगे तो हमारा उत्पादन कम होने वाला नहीं है। ये मेरी अपनी जो अभी तक मैंने किया है उसका पूरा रिस्पांस है। दूसरी बात, बहुत सारे रोग भी लगते हैं। रोग के रूप में हम लोग उसमें एक 10 पंरडी अर्क है, एक जो है नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है,
बहुत सारी पत्तियां जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, प्रकृति ने उनको दे रखा है, उन पत्तियों को हम लोग एज ए कीट नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम गौमूत्र भी मिलाते हैं, और जो तमाम प्रकार की पत्तियां हैं, मिर्च है और लहसुन है, इन सब चीज़ों से बना करके उसको हम जब कोई कीड़ा लगने की स्थिति होती है, कुछ ऐसा एहसास होता है, उसको स्प्रे करते हैं और उससे लाभ होता है। देखिए, सरकारी विभाग की अगर हम बात करें तो सरकारी योजनाओं का मैं कोई लाभ नहीं ले रहा हूँ, और क्योंकि गवर्नमेंट तो उस पर काम कर रही है कि जैविक खेती अगर लोग शुरुआत करेंगे तो 2022 के बाद वो आय को दोगुना करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर सही तरीके से अगर एक आदमी कार्य करता है, खेती करता है, तो वो अच्छी आय कर सकता है, और सरकार के अनुरूप हमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आती है कि इसमें हम आगे और कितना बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसमें खेती पर निर्भर होता है भाई साहब कि हम कौन सी खेती कर रहे हैं। अभी हम इसी में एक औषधि अगर कोई फसल लेते हैं, कोई खेती करते हैं, तो उसमें हम प्लांट अगर लगाते हैं अपने पैसों से, अगर हम कुछ उसका कर पाते हैं, तो वैसी स्थिति में उसका तेल निकालना है, उसका जो अर्क निकालना है, तो उससे हम अच्छा और लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये अभी छोटे किसान के लिए इतना हितकर नहीं होगा, क्योंकि वो अभी इतना एक्सपेंस नहीं कर पाएगा। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे बड़ी मूल एक चैलेंज है, वो ये है कि खेत में किसी प्रकार का जब कीटनाशक कोई नहीं पड़ेगा या कोई खरपतवार नाशक नहीं पड़ेगा, तो एज ए लेबर की और निराई की ये कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसके लिए हमको पहले से तैयारी करके रखना पड़ेगा कि हमको कौन से ऐसे यंत्र को रखना पड़ेगा अपने पास जिनसे हम निराई कर सकें, या उसके साथ में जो पालेकर जी ने या जो अन्य वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमको उसमें आच्छादन के रूप में खरपतवार पलारी को बिछा सकते हैं। तो ऐसी अगर हम व्यवस्थाएं कर लेते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। अन्यथा यही एक समस्या है कि जो लेबर की कॉस्ट की जो समस्या आती है। बस किसान भाइयों, अगर किसी को ऐसी प्राकृतिक कृषि करना है तो वह सीखने के लिए मुझसे संपर्क कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, जिसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 96 95 06 88 50। इसके अलावा अगर किसी को भी हमारे उत्पादों की आवश्यकता है तो मेरे इसी नंबर पर फ़ोन या मैसेज के माध्यम से मंगा सकता है। तो किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो आपको प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर कैसा लगा? इस तरीके से हम और भी बहुत सारे ऐसे सफल किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इस तरीके से उत्तम फसलें और सब्जियों की फसलें ले रहे हैं, उनसे हम आपको और भी वीडियोज़ में लेकर आएंगे, उनका अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।